Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the similarities between humanistic and existential psychology. ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि हम इन दोनों को कंबाइन करके एक ब्रांच भी बना सकते हैं जिसको हम नाम देंगे एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मतलब कि ये एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं, एक दूसरे से इतनी सिमिलर हैं कि ये दोनों कंबाइन होकर एक ब्रांच भी बन सकते हैं। ठीक है जी। इन दोनों के अंदर जो मेजर सिमिलैरिटी है वो ये है, ह्यूमंस हैव अ फ्री विल एंड आर देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर फ्री विल होती है। फ्री विल का क्या मतलब होता है? फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, हमारे अंदर बाय बर्थ मतलब पैदाइशी तौर पर ही हमारे अंदर ये एक एबिलिटी है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हमारे अंदर डिसीजन पावर है। कैसे? मतलब हम कौन सा पाथ चूज़ करेंगे, राइट लेंगे, लेफ़्ट लेंगे, हम कौन सा डिसीजन हम एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी बात हम रिजेक्ट करेंगे, हम अपनी लाइफ कैसे गुजारेंगे, हम अपने एक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सब हम खुद करते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बाय बर्थ अल्लाह ताला की तरफ से हमें डिसीजन पावर दे दी गई है। ठीक है, हमें फ्री विल दे दी गई है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे दी गई है, हम अपनी मर्जी से अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस वजह से हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब हमने वो अपनी मर्जी से ही किया होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम खुद ही होते हैं। चाहे उस एक्शंस के बाद में रिस्पॉन्सेज हमारे पास गुड आते हैं, बैड आते हैं, ठीक है, जो भी उसके बाद में हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उस एक्शन के, उसके भी रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। तो हम अपनी गलतियों की या अपनी अच्छाइयों के जिम्मेदार किसी दूसरे को नहीं ठहरा सकते। ठीक है, हम खुद वो काम कर रहे होते हैं। तो ये बात जो है इन दोनों ने कही थी कि ह्यूमंस के अंदर फ्री विल होती है। ठीक है, उनके अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बाय विच टू स्टडी ह्यूमंस इज फिनोमिनोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डायरेक्ट एक्सपोजर एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये क्या है कि ये दोनों कहते हैं कि ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हम कॉन्शियसनेस को स्टडी करते हैं, मतलब होशो हवास को। इंसान जो अपनी होशो हवास में अपना जो काम कर रहा होता है वही मतलब कंसीडर किया जाए, अनकॉन्शियस का ना कंसीडर किया जाए। ठीक है, अनकॉन्शियस वाली बातें जो उन पे ना फोकस किया जाए, जो कॉन्शियसनेस है उस पर देखा जाए। और डायरेक्ट एक्सपोजर मतलब जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन होती हैं, हमने जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके अंदर हमने खुद मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्ट हमने एक्सपीरियंस किया होता है कोई भी इवेंट, कोई भी चीज़, तो उस पर जो है वो जो ह्यूमंस की स्टडी होती है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट हवाई बातें होती हैं उसको इन्होंने नहीं फोकस किया था। ठीक है, और जो मेन एलिमेंट आता है इस मेथड में वो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? यूनिक, मतलब कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, हर इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये नहीं कि कोई बात भी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? एज अ होल जब कोई बात हो रही होती है, और सब्जेक्टिव में हर किसी के एक्सपीरियंस को अलग अलग कंसीडर किया जा रहा होता है। मतलब हर इंसान का जो होता है डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, यूनिक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो मतलब जो एज अ होल बात हो रही होती है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होता है, जब जब भी कोई चीज़ हम जनरलाइज कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कोई मेथड अगर पढ़ा है और उसको कहा है कि ये होल इस कम्युनिटी पे ये बात जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जब कोई भी चीज़ जनरलाइज कर दी जाती है, एज अ होल जब बात की जा रही होती है। ठीक है, लेकिन जब एज अ होल बात नहीं हो रही होती, यूनिक बात हो रही होती है कि यानी कि सिर्फ इस बंदे के लिए ये वाला काम है, इसके लिए ये वाला मेथड है और दूसरे के लिए चेंज है, मतलब हर उसका एक्सपीरियंस और है, उसका एक्सपीरियंस और है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। तो इन दोनों थेरीज ने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया था कि सब्जेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ एज अ होल बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। थर्ड वन आता है, ईच ह्यूमन इज यूनिक एंड देयरफॉर एनीथिंग लर्न अबाउट वन ह्यूमन इज इररेलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। इन्होंने कहा था कि हर इंसान जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर कोई यूनिक होता है। ठीक है, और अगर हम एक इंसान के बारे में कुछ जान लेते हैं और हम कहते हैं कि बाकी भी सारे ऐसे के ऐसे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक गलत बात होगी। ऐसा नहीं होता, हर इंसान जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर एक हम ग्रुप को अगर स्टडी करके होल होल मतलब कि इंसानियत में हम कहते हैं कि सारे ह्यूमंस के बारे में यही बात है, तो ये गलत होती है। ठीक है, हम किसी इंसान को जानना चाह रहे हैं तो हमें उस पर यूनिक रिसर्च करनी होगी, उसके ऊपर इंडिविजुअल रिसर्च करनी होगी। ठीक है जी।
उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म की क्या टेक्निक होती है, उसमें ये था कि हमारी जो लाइफ का मेन एम होता है वो ये होता है कि हम प्लेयर ले सकें, ठीक है। हम अपनी लाइफ की जो सेटिस्फेक्शंस है, हमारी जो मेन डिज़ायर्स होती हैं लाइफ की, हम उनके अंदर प्लेयर ले सकें, प्लेयर सीख कर सकें, मतलब खुशी देख सकें, ठीक है। और हमारी जो लाइफ की मेन डिज़ायर्स होती हैं, जो होती हैं लाइफ को गुजारने के लिए, जिसमें हमारे पास हंगर, थ्रस्ट, लव एक्सेट्रा आ जाता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हाईएस्ट एम होता है लाइफ का। हिडोनिज्म ने ये कहा था, ठीक है। यानी कि हमें ज़िंदगी की खुशी चाहिए होती है, ये हमारा मेन एम होता है अपनी ज़िंदगी को गुजारते हुए। लेकिन ये दोनों टेक्निक्स जो एग्जिस्टेंशियल एंड ह्यूमनिस्टिक थे, ठीक है, इन दोनों ने कहा कि हिडोनिज्म जो है ये गलत है। इंसान का जो मेजर मोटिवेशन होता है ह्यूमन के किसी भी बिहेवियर के पीछे, वो ये नहीं होता कि उसे सिर्फ प्लेयर मिल जाए उसकी लाइफ का, ठीक है। उसका जो मेन एम होता है वो प्लेयर की बजाय या फिर पेन से भागने के बजाय ये होता है कि वो अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च कर सके कि उससे ये जो ज़िंदगी अता की गई है इसका क्या मकसद है, उसे ये ज़िंदगी क्यों दी गई है। तो मेन जो एम होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी के हर बिहेवियर के पीछे, ठीक है, वो क्या होता है कि वो अपनी लाइफ का एम सर्च कर रहा होता है, ना कि जस्ट वो अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहा हो कि उसको मतलब हंगर है तो वो पूरा हो जाए, थर्स्ट है तो वो पूरा हो जाए, लव फीलिंग्स है तो वो पूरी हो जाए। ये इसके अलावा उसका जो मेन मकसद होता है वो मीनिंगफुल लाइफ का सर्च होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चले कि उसको ये ज़िंदगी क्यों मिली है, और फिर वो उस मकसद को पूरा करे, ठीक है। तो ये मेन एम होता है लाइफ का, ये इन दोनों ने कहा था। नेक्स्ट वन आता है कि लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ इज़ बेटर देन इन ऑथेंटिक लाइफ। इन्होंने कहा कि ऑथेंटिक लाइफ जो होती है वो बेटर होती है अदर देन इन ऑथेंटिक लाइफ। ऑथेंटिक लाइफ क्या होती है, वो लाइफ जो इंसान अपनी मर्जी से गुजार रहा होता है, जिसके अंदर हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हमारी जो लाइफ होती है वो हमारे जो हमारा माइंड सेट होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। मतलब जो हम सोच रहे होते हैं वही हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारी थॉट्स होती हैं वही हमारे एक्शन होते हैं, हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनऑथेंटिक लाइफ होती है इसमें क्या होता है, हम किसी के इशारों पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मतलब हमारे माइंड में और बातें होती हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हमारी सोच कुछ और होती है, लेकिन हमें एक्शंस कुछ और परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ के हमारे जो डिसीजंस होते हैं सब हम खुद कुछ और लेना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी की वजह से, हम लोगों की वजह से, लोगों को सेटिस्फाई करने की वजह से उनकी मर्जी के डिसीजंस ले रहे होते हैं। लाइफ तो दोनों में गुजर जाती है, ऑथेंटिक में भी इंसान ने आखिर में मरना ही है, इनऑथेंटिक में भी मरना ही। लेकिन होता क्या है कि जो ऑथेंटिक लाइफ होती है उसके अंदर इंसान को दिली खुशी मिलती है, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, ठीक है। उसके अंदर ऑथेंटिक डिसीजन, जब वो खुद कोई डिसीजन लेता है, अगर उसमें गलती भी होती है बाद में जाकर उसको पता चलता है कि वो डिसीजन गलत था, एनजाइटी होती है, उससे गुस्सा आता है, परेशानी होती है, डिप्रेशन होती है, लेकिन क्या होता है कि वो डिप्रेशन, एनजाइटी सब कुछ नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि ये डिसीजन मैंने खुद लिया था, मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके पीछे, तो मैंने खुद ही इसको ठीक करना है, ठीक है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं खुद इसको सही करूँगा तो ये ठीक होगी ना। तो ये नॉर्मल होता है, इससे इंसान बहुत जल्दी बाहर आ जाता है और अपनी गलतियों को सुधार लेता है। लेकिन जब होती है इनऑथेंटिक लाइफ, इसके अंदर इंसान ने पहले ही किसी और की मर्जी के डिसीजन लिए होते हैं, उसने खुद तो पहले भी कुछ नहीं किया होता, ठीक है। और उस दौरान अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक्स होते हैं, कोई डिसीजंस गलत लिए जाते हैं, फिर क्या वो करता है, उसके अंदर जो एनजाइटी, डिप्रेशन आता है कि ये सब ऐसा क्यों हुआ है, वो नॉर्मल नहीं होता, ठीक है, वो न्यूरोटिक होता है। न्यूरोटिक से क्या होता है कि वो उसके माइंड में जाके बैठता है, उसकी जो मेंटालिटी है, उसके न्यूरॉन्स, उसके मतलब के जो मेंटल इश्यूज जिसके बाद आ जाते हैं तो वो उनकी तरफ ले जाता है उसको, ठीक है। तो वो उसकी लाइफ के जो बैड डिसीजंस होते हैं उसको न्यूरोटिक एंजाइटी कर देते हैं, और इसी के बाद ही लोगों को ज़्यादातर मेंटल इलनेसेस कॉज होती हैं, ठीक है जी। तो ये इन दोनों ने कहा था कि हमें ऑथेंटिक लाइफ गुजारनी चाहिए, ना कि इनऑथेंटिक लाइफ, ठीक है, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजरे। नेक्स्ट वन आता है कि ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथडोलॉजी कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली टू स्टडी दैम। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने रिजेक्ट किया था साइंटिफिक मेथड को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो साइंटिफिक मेथड होता है, ये ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो है, इसके अंदर क्या है, ये बार बार ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव मैंने बताया आपको कि एज अ होल जब बात हो रही होती है, जनरलाइज किया जा रहा होता है, तो ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी जो है बार बार ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थे, ये दोनों किस पे फोकस कर रहे थे,
सब्जेक्टिविटी पे। इस वजह से इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथडोलॉजी है ये एक फ्लॉप मेथड है ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए। Next and the last one is humans are unique and therefore anything learned about other humans is irrelevant to the understanding of humans। वो कह रहे हैं कि humans जो होते हैं वो आपस में भी different होते हैं, ठीक है, सॉरी ह्यूमंस जो है वो एनिमल से डिफरेंट होते हैं। हम कोई भी रिसर्च जो है वो करते हैं और उसको हम मतलब एनिमल्स पे हम रिसर्च करते हैं और उसको हम ह्यूमंस के साथ रिलेट कर देते हैं, तो ये एक बहुत गलत मेथड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लर्निंग प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने मंकीज़ वगैरह की रिसर्च देखी, डॉग्स की देखी, तो वो कैट्स वो रैट्स वगैरह की देखी हुई हैं, ठीक है। तो वो जो सारी रिसर्च थी पेवलॉव्स वगैरह की उन सब की, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डॉग रैट्स इन सब चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने फिर क्या कहा कि ह्यूमंस के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। लर्निंग का यही प्रोसेस होता है ह्यूमंस के अंदर भी। इसी तरह और भी रिसर्च हम करते हैं ज़्यादातर, तो हम उनको ह्यूमंस पे कर देते हैं कि ये जो एनिमल पे एनिमल ने ऐसे एक्ट किया तो ह्यूमंस भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इन दोनों टेक्निक्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, ह्यूमंस जो हैं ये सुपीरियर हैं, ये यूनिक हैं, ये इनको आप एनिमल से रिलेट नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमंस को जानना चाह रहे हैं तो आपको ह्यूमन पे ही रिसर्च करनी होगी, ठीक है। आप एनिमल पे रिसर्च करके ह्यूमंस की तरफ नहीं उसको कर सकते अप्लाई कि ह्यूमंस में भी ऐसा ही होगा। इनकी जो ये वाली बात है इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था बाद में कि मतलब ह्यूमंस जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं रिसर्च करने के लिए, तो हमें एनिमल्स पे ही पहले रिसर्च करनी होती है। तो इस वजह से इनकी इस जो यानी कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था बाद में। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस थे, सॉरी सिमिलैरिटीज़ थी ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल। Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the differences between humanistic and existential psychology. So the first one is definition here. Humanistic psychology is a perspective that emphasizes looking at the whole individual and stresses concepts such as free will and self-actualization. Humanistic psychology में क्या होता है कि जो humanistic वाले थे वो क्या करते थे, वो ज़्यादा emphasize करते थे whole individual पर, ठीक है। और जो मेजर उन्होंने स्ट्रेस किया जिन कॉन्सेप्ट पे वो थे फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फ्री विल क्या होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि इंसान अपनी मर्जी से अपने एक्शंस खुद परफॉर्म कर रहा होता है, इसलिए वो अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है कि इंसान का जो मतलब उसके इंटरनल उसकी अचीवमेंट्स होती हैं, उसके जो इंटरनल हर इंसान के डिफरेंट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो उनको अचीव कर सके, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, सही है। इन दोनों ने क्या किया, सॉरी ह्यूमनिस्टिक ने क्या किया था, ज़्यादा फ्री विल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस किया था। लेकिन द अदर साइड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी डेफिनेशन हेयर अ फिलोसॉफिकल theory or approach which emphasizes the existence of the individual person as a free and responsible agent determining their own development through acts of will। इन्होंने क्या किया था एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने, ये क्या करते थे, इन्होंने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया था कि जो इंसान होता है वो फ्री है, ठीक है, और वो एंड डिटरमाइन देयर ऑन डेवलपमेंट थ्रू एक्ट्स ऑफ फ्री विल, और इंसान जो है वो अपनी लाइफ जो है वो खुद उसको डिटरमाइन करता है कैसे, अपने एक्ट्स के ज़रिए, मतलब अपनी विल के जो एक्ट्स, मतलब वो खुद जो अपनी मर्जी से एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसके ज़रिए वो क्या कर रहा होता है, अपनी लाइफ को प्रोसीड कर रहा होता है, अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहा होता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इंसान जो है वो फ्री है, ठीक है, इन्होंने भी वही बात की फ्री विल वाली। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कोई बात नहीं की, इन्होंने कहा है कि इंसान जो है अपनी विल के ज़रिए अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस को फाइंड कर रहा होता है, ठीक है। इन्होंने इस बात पे ज़्यादा फोकस किया, दैट्स वाई इनका नाम भी एग्जिस्टेंशियल यानी रखा गया, क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ, सही है। नेक्स्ट वन आता है फॉर ह्यूमनिस्ट द मेजर मोटिवेशन इन लाइफ इज द एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। इन्होंने ह्यूमनिस्ट वालों ने क्या कहा था कि इंसान की जो लाइफ की मेजर मोटिवेशन होती है वो क्या होती है कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके, ठीक है, जो उसके अंदर इनेट होती है, मतलब बाय बर्थ जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पर मतलब प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आर्ट आ जाता है, किसी के अंदर आर्ट की होती है, किसी के अंदर कोई किसी और चीज़ की एबिलिटी होती है तो वो उसको परफॉर्म करना चाह रहा था, और इन चीज़ों को परफॉर्म करके हमें एक इंटरनल सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात की कि इंसान का जो मेजर मोटिवेशन होती है लाइफ की वो ये होता है कि वो अपनी टेंडेंसीज को एक्चुअलाइज कर सके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके, and which continually drives a person through toward those activities and events conducive to self actualization। और वो उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, उन्हीं एक्टिविटीज़ की तरफ वो जा रहा होता है जो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकें,
ठीक है, वो मतलब उसका मेजर मोटिवेशन यही है कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके। ठीक है, अपनी इंटरनल डिज़ायर जो उसके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है, इनेट है, उनको सेटिस्फाई कर सके। और जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे वो ये कहते थे कि द मेजर मोटिव इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंशियलिस्ट इज टू क्रिएट मीनिंग बाय इफेक्टिवली मेकिंग चॉइसेस, विदाउट मीनिंग लाइफ इज़ बर्थलेस। इन्होंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी का मेजर मोटिवेशन ये नहीं है कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके, बल्कि उसकी जो ज़िंदगी का मेजर मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि वो अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च कर सके। ठीक है, अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च कर सके, अपनी चॉइसेस के ज़रिए अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस को प्रोसीड कर सके। ठीक है, मतलब मेजर मोटिवेशन लाइफ को क्या होता है, मीनिंग सर्च करना होता है। ये ज़्यादा एग्जिस्टेंशियलिस्ट वालों ने इस बात पे भी फोकस किया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो ह्यूमनिस्ट थे वो क्या थे, वो ऑप्टिमिस्टिक थे। ठीक है, वो पॉजिटिव थे, ह्यूमंस को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाले थे वो ह्यूमंस को लेकर थोड़े नेगेटिव थे, पेसिमिस्टिक थे। ठीक है, humanistics, they are more optimistic about humans and their future. If societies could be made compatible with our nature, they say humans could live together in peace and harmony. Humanist वालों ने क्या कहा कि humans जो होते हैं वो humans जो होते हैं वो positive होते हैं, वो by birth उनकी जो nature है वो अच्छी है। ठीक है, वो बाय बर्थ पॉजिटिव होते हैं, वो शुरू से ही नहीं कि वो कोई इविल थॉट्स होती है उनके अंदर और वो मतलब गैंगस्टर्स होते हैं ये सब कुछ। वो पहले बहुत अच्छे होते हैं जब उनकी पैदाइश होती है। फिर क्या होता है कि अगर उन्हें उनकी जो नेचर है, उनकी हर इंसान की बस नेचर डिफरेंट होती है, अगर उसको उसकी नेचर के मुताबिक सोसाइटी मिल जाए कि जैसा वो खुद सोचता है उसके इर्द गिर्द के लोग भी वैसा ही करना चाह रहे हो, मतलब कोई उसके डिसीजंस के खिलाफ कुछ ना हो रहा, उसकी मेंटालिटी के खिलाफ कुछ ना हो रहा। ठीक है, उसकी सोसाइटी भी उसकी नेचर के मुताबिक हो, तो वो क्या करता है, वो एक सुकून से पीस वाली हार्मनी वाली लाइफ वो सारे मिलकर वो सोसाइटी गुजार सकती है। मतलब क्लैशेस तब आते हैं जब आप जो होते हो अपनी सोसाइटी से हट कर सोचते हो। ठीक है, जब पर्सन्स के थॉट्स डिफरेंट होते हैं तब क्लैशेस आते हैं, और अगर मतलब सेम सेम थॉट्स हों सबकी तो वैसे हर कोई पॉजिटिव होता है और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, और जो थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट वाले ये कहते थे दे आर मोर पेसिमिस्टिक, ह्यूमंस हैव नो बिल्ट इन गाइडेड सिस्टम बट ओनली द फ्रीडम टू चूज, बट वी आर फ्री, वी कैन नॉट ब्लेम गॉड, आवर पेरेंट्स, जेनेटिक्स और सर्कमस्टांसेस फॉर आवर मिसफॉर्च्यून, ओनली आवरसेल्व्स। ये क्या थे, ये ह्यूमंस को लेकर थोड़े नेगेटिव थे। उन्होंने कहा था, ये कहते थे कि हमारे अंदर कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है इंटरनली, ठीक है, जो हमें गाइड कर रहा हो। हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से चूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ हमारे अंदर फ्रीडम होता है चॉइस का। ठीक है, तो हम जब खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं तो हम क्यों फिर कहें कि कोई हम के मतलब हमारे साथ गॉड ने कुछ गलत कर दिया, अल्लाह ताला ने गलत कर दिया है, हमारे पेरेंट्स ने कुछ गलत कर दिया, या हमारे जीन्स में ये बात गलत थी। ठीक है, ये हमारी किस्मत गलत थी, कि वो किस्मत किसी भी चीज़ को वो ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी मर्जी से सारे एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर वो गलत भी कर रहे होते हैं बीच में कुछ एक्शंस। ठीक है, तो फिर इस वजह से वो बैड है, वो इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव नहीं है ह्यूमंस। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात की थी। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट डज नॉट डेवलप एज मच एज ऑन द मीनिंग ऑफ डेथ। इन्होंने क्या किया था, ह्यूमनिस्टिक वालों ने ज़्यादा डेथ पे कोई फोकस नहीं किया था कि डेथ मतलब क्या, इसका क्या होता है हमारी लाइफ में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है डेथ के कंसेप्ट की, इन्होंने ज़्यादा इस बात पे कोई फोकस नहीं किया था। बट एग्जिस्टेंशियल इज द रियलाइजेशन दैट वंस डेथ इज इनएविटेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंशियलिस्ट वालों ने डेथ पे काफ़ी फोकस किया। इन्होंने कहा कि अगर एक इंसान को ये रियलाइज़ हो जाए कि उसकी जो डेथ है वो खुद ब खुद आ जानी है, बिना किसी इनविटेशन के उसने खुद ब खुद आ जाना है, और वो अनअवॉइडेबल है, उससे बचा भी नहीं जा सकता, उसको बुलाया भी नहीं जा सकता, उसने खुद ब खुद आना है। मतलब डेथ जो है ये फाइनल है, ये होनी ही होनी है। अगर एक इंसान को ये रियलाइज़ हो जाए कि उसकी डेथ जो है वो मस्ट होनी होनी है, तो क्या होता है, उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, वो अपनी लाइफ को एक डिफरेंट एंगल के थ्रू गुजारता है। क्यों, क्योंकि उसके माइंड में हर वक्त ये चल रहा होता है कि कहीं भी किसी भी वक्त उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है जब वो ये सोच रहा होता है कि उसने किसी भी टाइम मार जाना है। सही है, तो अगर इंसान डेथ को अपने माइंड में रखता है तो उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट वालों ने कहा था। ठीक है, मतलब डेथ की रियलाइजेशन भी हमारी लाइफ को गुड या बैड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
लास्ट वन हमारे पास जो डिफरेंस आता है, द ह्यूमनिस्ट अज्यूम दैट ह्यूमंस आर बेसिकली गुड एंड देयरफॉर इफ प्लेस्ड इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट दे विल नेचुरली लिव अ लाइफ इन हार्मनी विद अदर ह्यूमंस। इन्होंने क्या कहा था कि ये कहते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो गुड हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं बाय बर्थ बाय नेचर वो बहुत अच्छे हैं, अगर उनको उनकी मुताबिक एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, अगर उनको सोसाइटी अच्छी मिल जाती है तो वो आपस में खुश खुश सारे रह सकते हैं बिना किसी क्लैशेस के, किसी फसाद के। वो सब आराम से सुकून से रह सकते हैं क्योंकि बाय बर्थ जो हैं वो सारे अच्छे होते हैं, वो सारे गुड होते हैं। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट वालों ने ऐसा नहीं कहा, ये कहते थे ह्यूमन न्यूट्रल है, ठीक है। ये थोड़े से ह्यूमंस को लेकर नेगेटिव थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि ह्यूमंस जो हैं वो इस लिहाज से न्यूट्रल हैं, वो ना गुड है ना बैड है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे हैं? द ओनली थिंग वी आर बॉर्न विद इज़ द फ्रीडम टू चूज द नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। सेम वो पीछे वाले कंसेप्ट आ जाता है कि इन्होंने भी यही कहा कि ह्यूमन जो है वो न्यूट्रल है, बस वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले रहे होते हैं, वो खुद अपनी एग्जिस्टेंस को कर रहे होते हैं कि हमने अपनी लाइफ को गुड गुजारना है, मतलब हमने एक अच्छा इंसान बनना है या हमने बुरा इंसान बनना है, तो वो खुद इस बात पे डिसाइड कर रहे होते हैं। उनके अंदर बाय बर्थ कोई गुड एबिलिटी ये नहीं है कि वो गुड है, ना ही वो बाय बर्थ बैड है, ठीक है। वो न्यूट्रल है, वो ये खुद डिसाइड करते हैं कि उन्होंने गुड होना है या बैड होना है, सही है। तो मतलब वो अपनी मर्जी से ये सब कर रहे होते हैं अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस को, कि वो अच्छी होगी बुरी होगी, वो खुद ये मतलब सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी फ्री विल के ज़रिए जो उनके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है जी। यहाँ पर एक जेन पॉल सार्थर की फेमस स्टेटमेंट भी इंक्लूड की जाती है इस पॉइंट में, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब कि जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाती है, इंसान की जो नेचर होती है, उसकी जो स्केंट होती है, वो खुशबू होती है, ठीक है, वो पैदा होती जाती है। मतलब कि वो अपनी लाइफ गुजारते गुजारते अपनी नेचर को खुद पैदा कर रहा होता है कि उसकी नेचर अच्छी बन रही है या बुरी बन रही है, वो खुद अपनी नेचर को पैदा कर रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जेन पॉल की हमारे पास स्टेटमेंट थी। सो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं सम डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी।